हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये कैसे चेक करना है। तो जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, हम किसी भी फॉर्मूले को देखेंगे कि वो करेक्ट है कि नहीं है बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। मैंने बताया ना कि जो 11th के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है 11th में। नीट और जेडब्ल्यू में खास क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, तो जो 11th के बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कोई भी फॉर्मूला हम ले लेते हैं, रेंडमली कोई फॉर्मूला आप ले लो, जैसे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। देखिए, कई बार हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं भी होता तो भी हम उस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला नहीं है वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। हाँ, वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो उसको एज ए फॉर्मूला कंसिडर हम नहीं कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला गलत है तो भी वो डायमेंशनली करेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। हाँ, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये मेथड जो है ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फोर्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है या जो फॉर्मूला है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जब 11th क्लास का लेक्चर लिया था तो आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग फॉर्मूले के लिए हम उसको बनाते हैं। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देखें, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो बच्चे नीट और जेडब्ल्यू के एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो ड्रॉप ले चुके हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, ढेरों कॉन्सेप्ट है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है फोर्स का। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है lt-2। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला करेक्ट आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है वो करेक्ट है। ठीक है, तो करेक्टनेस इस तरीके से आपको चेक करना है। चलिए, कोई और हम ले लेते हैं, जैसे मोमेंटम p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम की हम बात करते हैं, मोमेंटम सही है नहीं है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं करेक्टनेस चेक करूं इससे पहले जो बच्चे ड्रॉप ले चुके हैं उन बच्चों के लिए खास बात, यदि आपने ड्रॉप लिया है, नीट के लिए ड्रॉप आप यदि आप लेते हो या जेडब्ल्यू के लिए ड्रॉप आपने लेके रखा है, तो आपको जो 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत डिटेल में पढ़ना। ये तो हालांकि आपको पता ही होगा कि जो भी क्वेश्चन आता है वो 11th और 12th से आता है ना। और नीट के बच्चों को फिजिक्स में दिक्कत होती है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि फिजिक्स में आपको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। नीट के बच्चों को कॉन्सेप्ट बनाने में दिक्कत होता है, कैलकुलेशन पे दिक्कत होता है, तो आप उसको धीरे धीरे रिकवर करें। यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो उस चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहो, कम से कम समझने की आप कोशिश करो। बच्चे क्या होता है कि यदि हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो हम उसको सरेंडर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, चलो इसको हम देख लेंगे, बाद में देखेंगे, या कल पे टाल देते हैं कि कल हम उसको कल देख लेंगे। तो भाई कल कभी नहीं आता है, आज की प्रॉब्लम है, आज आप उसको सॉल्व करके रखो, जैसा भी एकदम ठान के रखो, जिद में अड़ जाओ कि नहीं हमको ये करना है। और जिस दिन आपको ये जिद समझ में आ गया कि नहीं हम ये कर लेंगे, उस दिन फिर आप समझ लो कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से निकलेगा। तो एकदम दृढ़ संकल्पित होकर काम करना है भी, ऐसा नहीं कि हमने ड्रॉप ले लिया है, चलो ले लिए हैं एग्जाम के समय देखेंगे। 1 महीने की तैयारी में एग्जाम नहीं निकलेगा, आपको रेगुलरली टच में रहना पड़ेगा शुरू के दिन से। यदि आप आज से पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आज से आपको देखना पड़ेगा। मोमेंटम इक्वल टू होता है mlt-1, ये है हमारा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल एम, और वेलोसिटी का है lt-1। तो मोमेंटम mlt-1 दैट इज इक्वल टू mlt-1। ये
इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये फॉर्मूला जो है ये हमारा करेक्ट है। चलिए अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अगला फॉर्मूला ले लेते हैं हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 11th में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक द करेक्टनेस ऑफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज की जो क्लास है वो एकदम 11th स्पेशल क्लास है। जो बच्चे ड्रॉप लिए हैं वो भी ये देखिए, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 11th वालों के लिए है। आप डेरिवेशन को देखो, डेरिवेशन को समझने की कोशिश करो, कहीं ना कुछ आपको फायदा जरूर होगा। वेलोसिटी का होता है LT माइनस 1। तो देखिए जब आप 11th के पेपर में इसको लिखेंगे तो हमको 11th में क्या है, लिखना भी है और नंबर भी लाना है। एकदम डायरेक्ट आपको नहीं करना है। जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय सीधा सीधा बन जाता है, वैसा नहीं। तो आपको लिखने का तरीका मैं बता दूं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी दैट इज LT माइनस 1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u दैट इज LT माइनस 1। अब इस फॉर्मूले में v जो है यह है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u जो है यह है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, a है हमारा एक्सीलरेशन, t है हमारा टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन LT माइनस 2, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ t दैट इज t। डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, फाइनल वेलोसिटी है v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, u का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, a का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2 और t का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारा t। ठीक है, तो अब इस पूरे डायमेंशनल फॉर्मूला को आप यहाँ पे रख दो। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 इक्वल टू वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी है चाहे फाइनल रहे चाहे इनिशियल रहे। a का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 2 इंटू टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t। तो LT माइनस 1 इज इक्वल टू LT माइनस 1 प्लस t माइनस 2 इंटू टी, ये भी बन गया हमारा LT माइनस 1। देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया, इसको आप प्लस नहीं करेंगे, इसको वैसे ही देखो सारे के सारे वैल्यूज सेम आ रहा है। सारा डायमेंशनल फॉर्मूला ये और ये तीनों डायमेंशनल फॉर्मूला एक है। इसका मतलब है हमारा जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, 11th के बच्चे 10th के बाद जाते हैं, थोड़ा सा हैवी टाइप का सिलेबस लगता है और 11th का सिलेबस है थोड़ा हैवी है, क्योंकि जब आप 11th पढ़ के 12th में जाओगे तो 12th का सिलेबस उतना हैवी आपको नहीं लगेगा। लेकिन 11th का सिलेबस है थोड़ा सा, जैसे 10th में क्या होता है कि हम लोग पतली पतली छोटी छोटी बुक पढ़ के आते हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन पढ़ के आते हैं, तो उसके कंपैरिजन में 11th जो है टफ है। बड़ी बड़ी बुक्स हैं, मोटी मोटी बुक्स हैं, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन आपका जो 11th और 12th है वही आपका फ्यूचर बनाता है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखना है भी। 11th सीखने का है, आप जितना सीख सकते हो 11th में सीखो। 11th में आप 95-99% ले भी आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप 11th में जितनी चीज़ें सीख सकते हो आप उतनी सीख लो, क्योंकि वही चीज़ें आपको 12th में भी काम आएगी और वही चीज़ जब आप ड्रॉप लोगे वही भी काम आएगी, और वही चीज़ जब आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ भी वो काम आएगा। कुल मिला के ये है कि 11th का चीज़ ऐसा है जो आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, फिजिक्स से पीछा छूट जाएगा भी, जैसे MBBS में जाते हैं आप लोग, नीट के बच्चे हैं, जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिजिक्स से पीछा छूट जाएगा। या BSc बायो ले लेते हैं तो वैसी बायो वाले BSc करेंगे तो फिजिक्स से पीछा तो छूटेगा ज़रूर। लेकिन अभी यदि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो तो फिर वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप थोड़ा मन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लॉजिक बनाते हुए, क्या हो रहा है कैसा हो रहा है, लॉजिक बनाना बहुत ज़रूरी है। आप उसमें मैंने बताया कि एनालिसिस में आप जाओ, आप एक फॉर्मूले को जब पकड़ते हो तो उस फॉर्मूले से आप खेलना सीखो कि क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। जनरली हमारा जो पढ़ने का अप्रोच होता है वो वैसा होता नहीं है। हमारे पास जो बुक में लिख दिया कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस बात खत्म। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम में फिर उस फॉर्मूले से खेलना सीखो कि टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होगा, तो क्या बढ़ेगा तो क्या कम हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, वो सब चीज़। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको हमको देखना है कि ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला सीधा सीधा बना देता हूँ। S का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L, U का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1, T का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T, A का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 2,
टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये बन गया। तो एल का एल हो गया, टी माइनस वन इंटू टी ये भी एल हो गया, माइनस टू इंटू टी स्क्वायर ये भी एल हो गया। इस तरीके से ये आ गया, सभी के सभी चीज़ें क्या आ रही है, एकदम इक्वल आ रही है ना, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है। चलिए एक और फॉर्मूले पे हम बात करते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं है, देखते हैं हमारा फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू का स्क्वायर, u का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू का स्क्वायर प्लस a का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू इंटू एस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस है l। इसको सॉल्व करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू एल स्क्वायर टी माइनस वन, ये का स्क्वायर टी माइनस वन, सॉरी ये गलत हो गया, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल इंटू एल, ये हो जाएगा टी माइनस टू। ये इसका मतलब है कि ये भी हमारा डायमेंशनली करेक्ट है, तीनों फॉर्मूले डायमेंशनली करेक्ट आ गए। अब कुछ ऐसा फॉर्मूला लेते हैं जो थोड़ा सा रॉन्ग टाइप का, जैसे काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 m इंटू वी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला ले लिया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू ई। तो देखो स्टेप वन जो आपका होता है वो होता है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो स्टेप वन, जैसे आपको यदि ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करो, उसको स्टेप वाइज फॉलो करते जाओ। स्टेप वाइज जब आप क्वेश्चन बनाने लगते हो तो क्वेश्चन बहुत आराम से और ईजिली बनता है। तो स्टेप वाइज क्वेश्चन बनाने का मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। स्टेप वाइज क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद में उसका गिवन डाटा आप लेके चलो, क्या डाटा दिया हुआ है, ये आपका हो गया है स्टेप नंबर 1। ठीक, स्टेप नंबर 2, अब स्टेप नंबर 2 में उससे रिलेटेड लॉजिक आपको बनाना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके कहने का क्या मतलब है और हमको क्या चीज़ें निकालनी है। ये स्टेप नंबर 2 जो है वो आपका लॉजिक का काम होता है। और स्टेप नंबर 3 आपका आता है फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन। ये आपके 3 स्टेप है और तीनों स्टेप में आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा तीनों स्टेप में। तो इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, बार बार आप उसको बनाते जाओ, क्वेश्चन जितना हो सके, और क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम आंसर तो बनाना सीखते हैं, हमें आंसर बनाना आता है, लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उससे हम क्वेश्चन और कैसे बनाएं। यदि आपको ये चीज़ आ गया, इसका मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। आप क्वेश्चन से, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 2 + 2 = 4, ये 2 + 2 क्या होता है, ये क्वेश्चन दिया हुआ तो मुझको मालूम है 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। अब मैंने अपना क्वेश्चन बनाया कि भाई 2 - 2 क्या होगा देखते हैं, तो ये 0 हो गया। 2 × 2 क्या होगा देखते हैं, तो ये 4 हो गया। 2 / 2 क्या होगा देखते हैं, तो ये 1 हो गया। ये क्वेश्चन मुझको दिया गया है और इसका आंसर मैंने बना लिया। अब उससे ये चीज़ें आएगी तो ये क्वेश्चन मेरा बन, तो वहाँ पे इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट मेरे ऑटोमेटिक क्लियर हो, है ना। तो ऐसा आपको थोड़ा सा देखते हुए चलना है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ml² T-2। कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, जबरदस्ती का हेडेक नहीं लेना है। मास का होता है m और वेलोसिटी का होता है T-1। तो ये हो गया ml² T-2 इज इक्वल टू ml T-1। तो फॉर्मूला इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड का डायमेंशनल फॉर्मूला इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब ये है कि ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं, ठीक है। तो करेक्टनेस आप जब चेक करने जाओ तो अब ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है तो इसमें क्या करेक्ट होगा, चलो भाई अब इसमें स्क्वायरिंग लगा के देखते हैं। चलो स्क्वायरिंग लगा लिए तो क्या होगा, ये स्क्वायर बन गया, ये स्क्वायर बन गया तो क्या होगा, ये -2 आ गया। अब ये करेक्ट हो गया तो हमारा ये फॉर्मूला करेक्ट आ गया।
ठीक है, चलो भाई मैं मान लो इसमें भी स्क्वायर लगा के देखूं, एम स्क्वायर करके देखूं, एम स्क्वायर करके देखूं तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, फिर फॉर्मूला गलत हो गया, फिर ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो एक क्वेश्चन हमको दिया गया है और उस एक क्वेश्चन को लेके मैं उस पर थोड़ा रिसर्च करूँ। जब तक मैं उस पर रिसर्च नहीं करूँगा, जब तक मैं उसको नए तरीके से नहीं देखूंगा, तब तक मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और फिजिक्स भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा ये गुरु मंत्र है कि आप क्वेश्चन पे रिसर्च करो। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को नए तरीके से आप बनाना सीखो। जिस दिन आप ये करने लगोगे आपका फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और डेफिनेटली आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आराम से निकालोगे, क्योंकि फिजिक्स क्रैक करना बहुत ज़रूरी है। यदि फिजिक्स नहीं निकला इसका मतलब नीट नहीं निकला। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देखा कि फॉर्मूला हम कैसे करेक्ट करेंगे। इसके बाद की नेक्स्ट क्लास जो है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर हम देखेंगे कि होमोजीनियटी कैसे होती है। ठीक है, तो जो भी कॉन्सेप्ट आएगा अच्छे से उसको हम देख के फिर चलते हैं। एरर भी अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें आने हैं। ठीक है, चलिए तो पढ़ते रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ओके, बाय बाय।